नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। नमस्ते हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, ये सुबह जितनी खूबसूरत हो, आने वाला पल आपका इतना ही खूबसूरत हो। बीता हुआ कल चाहे जैसा भी हो, पर जो आने वाली लाइफ के आपके पल है वो हमेशा खूबसूरत रहे। जैसे कि ये सुबह की हवा होती है, सुबह की ताजगी होती है, इसी तरह से आपका हर पल रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्ते हिमाचल में आप सभी का स्वागत करते हैं और कहना चाहते हैं कि ये जो खुशियों के छोटे छोटे पल हैं उन्हें हमें संजो कर रखना चाहिए, ताकि हमारी जो पूरा दिन है वो ताजगी के साथ बीते। और आज नमस्ते हिमाचल में हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं ऐसी शख्सियत से जो कि अपने आवाज़ के दम पे उनकी अपनी पहचान है और आवाज़ के दम पे उनको हिमाचल जानता है। नमस्ते हिमाचल में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सुलेखा बरसांटा जी से, जो कि लोक गायिका हैं और लोक गायिका के रूप में आपने अपनी पहचान बनाई है। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम। नमस्कार मैम जी। तो सुलेखा जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं, दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि कितने समय से आप गायकी के साथ जुड़े हैं, कैसे आपका लगाव हुआ, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले मैम मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मुझे बचपन से ये शौक़ रहा है गाने का। मेरे जो फैमिली में मेरे जो चाचा जी वगैरह, जो दादाजी वगैरह थे, वो सभी मतलब म्यूज़िक से बहुत प्रेम रखते थे। तो किसी ने भी नहीं आगे मतलब इस चीज़ को लाना चाहा। तो हम लोग, हमारी फैमिली में मेरे बड़े भाई है अनिल बरसांटा जी और मैं हूँ, मेरे छोटे भाई विशाल है। तो हम 3 बच्चे इस म्यूज़िक लाइन को आगे लाना चाह रहे हैं और ला रहे हैं जितना जो हो रहा है हमारे से। तो बचपन से मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था गाने का। तो कहते कि जो हमारे गांव के जो लोग होते हैं वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं मानते हैं, थोड़ा अजीब सा कहते हैं। तो मेरे मदर फादर सबसे बड़े मेरे गुरु रहे हैं। मैं उनका बहुत थैंक्स करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस म्यूज़िक लाइन में डाला और मुझे परमिशन दिया। तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरे सबसे बड़े गुरु मेरे माँ बाप है। और छोटी सी थी मैं, स्कूल में पढ़ा करती थी, तो हम छोटी छोटी जो बाल सभा वगैरह होती है शनिवार के दिन, तो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो धीरे 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 गाते गाते बड़ी हो गई, मैट्रिक कर लिया। उसके बाद मुझे ऑफ़र आया राजगढ़ में, चंदमोहन ठाकुर जी का ग्रुप है अपना, तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैं उनके साथ फर्स्ट बार कुरुक्षेत्र गई थी। तो मैं उनका भी बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे फर्स्ट बार जब ऑडिशन लिया तो उन्होंने कहा कि देखो, गॉड गिफ्ट तो किसी किसी को होता है, आवाज़ भगवान ने सबको दी होती है, बट गॉड गिफ्ट किसी किसी को होता है। तो उन्होंने कहा कि इस आवाज़ को सराहना चाहिए। और उन्होंने मुझे फिर म्यूज़िक लाइन में थोड़ा सा आगे। तो सुलेखा जी, आपके बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन जिस आवाज़ की आप बात कर रहे हैं, जिस आवाज़ को आज सभी जानते हैं और जो सराहना आपको उस समय मिलती थी स्कूल टाइम में या फिर जब आप पहली बार ऑडिशन के लिए गए, वही आवाज़ हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाना चाहते हैं। और आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपनी आवाज़ के लिए कुछ गुनगुनाइए, और ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि आपकी आवाज़ कितनी मधुर है। जी मैम, जब मैं इस लाइन में आई थी फर्स्ट बार, तो मैंने एक नाटी सुनी थी मैम, पारी जंगले चोरो बाकरी। तो वो मुझे बहुत पसंद थी। तो मैंने चाहा था कि जब कभी इस फील्ड में मैं जाऊं तो इस नाटी को मैं पूरा सीख के जरूर गाऊंगी। तो जब फर्स्ट बार मेरा ऑडिशन लिया था तो मैंने यही नाटी गाई थी। तो मैं थोड़ा सा आपको गा के सुनाती हूँ। जी। बोलो पारी जंगले चोरो बाकरी, उबे धारो दे गोरु हो, पारी जंगले चोरो बाकरी, उबे धारो दे गोरु हो, के लिए नि जाना माँ जंगले, रिछो बगो दे डोरू हो, के लिए नि जाना माँ जंगले, रिछो बगो दे डोरू हो। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और मतलब मंत्र मुग्ध करने वाली ये आवाज़ है। और तभी जैसे आपको जब ऑडिशन में कहा गया होगा कि गॉड गिफ्ट आपको मिला है, तो हम ये कह सकते हैं। तो यादें जो होती है ना, जैसे आपने कहा कि बाल सभा होती थी, मैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी, या स्कूल टाइम में टूर्नामेंट वगैरह भी होते थे, उसमें जाते हैं, तो उस टाइम का जो सराहना आपको मिलती थी, जो अप्रिसिएशन मिलता था, उसके बारे में बताएं। कैसा लगता था उस समय कि मैं अच्छा गाती हूँ, मुझे इसमें करना चाहिए कुछ आगे? मैम,
कहते हैं कि गाती तो अच्छा थी, बट वही बात है ना कि हमें सपोर्ट नहीं किया जाता था। और हमारे जो बड़े मतलब सिस्टरें वगैरह होती थी वो पार्टिसिपेट करते थे, हमें भी थोड़ा मौका दिया जाता था, बट हमें टूर्नामेंट वगैरह में नहीं लिया जाता था जी। तो मैं चाहती थी कि मैं भी कभी सिंगर बनूं, मतलब एक सपना था, बट वो पूरा बहुत समय बाद हुआ मैम, वो भी अपने माँ बाप की बदौलत से। उन्होंने मुझे इस म्यूज़िक लाइन में मैट्रिक के बाद भेजा जी। पढ़ाई भी मैंने साथ साथ की, म्यूज़िक भी किया और पढ़ाई भी की जी। तो जैसे आपने स्कूल टाइम के बाद सीखना शुरू किया, उसके बाद तो कहाँ से सीखा आपने, और किस तरह का ये जो आपके सीखने की जो टाइम था, समय था, वो कितना मुश्किल दौर रहा, और कितना समय आपको और निखारने में लगा अपनी आवाज़ को? मैम बहुत टाइम लगता है जी। कहते हैं कि म्यूज़िक को सीखना इतना आसान नहीं है। जब फर्स्ट बार मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट की थी श्री रमेश धीमान जी के पास, जब सीखा था, जो मेरे गुरुजी है, तो उस टाइम मैम मैं रोई थी बहुत ज़्यादा। मुझे सिर्फ सारे गामा पा गाने में इतना प्रॉब्लम आया था कि बहुत ज़्यादा, मुझे 2-3 दिन तो बुखार भी हुआ, मैं बहुत बीमार हो गई थी, मुझे थोड़ा कठिन लग रहा था जी। बाद में धीरे धीरे सीखती चली गई। मैंने फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर किया, उसके बाद मेरे गुरु मेरे खुद के श्री मनीष कुमार जी, मेरे जो हस्बैंड है, उन्होंने मुझे सिखाया है मैम जी। तो बहुत समय लगा मैम अपना एक नाम बनाने में जी। तो मेरा फर्स्ट एल्बम निकला था 2014 में, वैसे रिकॉर्डिंग किया था, तो धारोदे गोरू यही नाटी मैंने गाई थी जी। तो इससे मेरी पहचान बनी थी। तो जैसे आपने कहा, क्योंकि जो एक हमने पहले भी कहा कि गॉड गिफ्ट होता है, और उसके बाद उसको सही तरीके से सीखना, जैसे आपने कहा कि सारे गामा पा 7 सुरों के तौर पर सीखना, क्योंकि सुरों के साथ तालमेल बिठाना वो अलग अलग विषय रहता है क्या, कि जिनको तो पहले से गाना आता है, क्या उनके लिए आसान रहता है? फिर भी आपने कहा कि बहुत मुश्किल आया, तो किस तरह से वो डिफरेंट रहता है? मैम देखो, गाने के लिए मैं हिंदी सॉन्ग गाया करती थी, सैड सॉन्ग गाती थी जब स्कूल टाइम में थी। मतलब मुझे ये लगता था कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ जी। बट जब मैंने म्यूज़िक सीखा मैम, तो मुझे थोड़ा सा लगा, क्योंकि जब थोड़ा सा सुरों का ज्ञान हो जाता है मैम, तो थोड़ा सा होता है, झिझक सी रहती है कि पता नहीं मैं कहीं सुर में बाहर हो जाती हूँ या कुछ इस तरह का मैम। और जैसे अभी और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके बारे में भी जानेंगे, लेकिन आजकल सावन का महीना है और सभी जो है भक्ति भाव से, खासकर शिव के लिए ये सावन का महीना जाना जाता है, तो आपसे चाहते हैं कि कोई भजन आप सुना दे हमारे दर्शकों के लिए। जी मैम। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में उसके धरो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। ये बहुत सुंदर भजन है, क्योंकि हम भी इसको बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं, और बहुत ही अच्छा आपने गाया। तो आप से भी हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ये जो महिमा है, हम कहते हैं कि शिव से जो भी मांगो भोलेनाथ है दे देते, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि जो आपका सफ़र रहा है, डिफरेंट एक फील्ड में आप उतरी हैं, और इतना सारा उतार चढ़ाव लाइफ में, तो किस तरह से आप एक मुकाम तक पहुँचे, और कितना आप भगवान को भी ये मानते हैं कि अच्छा रहा है मेरी लाइफ में जो भी रहा? मैं प्रभु को बहुत मानती हूँ, भोलेनाथ जी को, अपने जो हमारे कुलिष्ट देव हमारे गुगा महाराज जी है और बाबा बालकनाथ जी है, तो मैं बहुत भक्ति लाइन में बहुत वो विश्वास रखती हूँ मैम जी। मैंने जो भी चाहा प्रभु ने मुझे दिया जी, जो भी मैंने मांगा मुझे सब कुछ मिला। मेरा एक सपना था बचपन में, मैं बहुत रोया करती थी। श्री चंद्रमोहन ठाकुर जी और रीना ठाकुर जी को मैं जब सुना करती थी जी। तो स्टार्टिंग में जब मुझे ऑफर आया था, तो मुझे मदर फादर ने मना किया था स्टार्टिंग में म्यूजिक लाइन में जाने के लिए जी। तो जब मैं उनकी एक नाटी सुना करती थी, थोड़ा सा गुनगुना के सुनाऊंगी। बोलो लांबी घासनी रो घासो सुले तो लुणी देवटिए मोथे रुबे,
लांबी घासणी रो घासो सुले तो लुणी दे उठिए मोथे रोवे। जब मैं इस नाटी को सुनती थी मैम तो मैं बहुत रोया करती थी। खेतों में जब पशु चुगाने, खेतों में कोई काम करना तो मैं इन पलों को सोच के बहुत रोया करती थी कि काश मैं भी सिंगर बनती। वो मतलब सपने का सपना रह गया था कुछ पल के लिए। तो बीच में एक ऐसा दौर आया 2012 मेरे लिए ऐसा आया जो प्रभु ने मेरी पुकार सुन ली और मुझे फर्स्ट बार ऑफर आया। मैं कुरुक्षेत्र सबसे पहले प्रभु के ही चरणों में वहाँ गई। चलिए, तो ऐसे ही आप की आवाज़ से रूबरू हो चुके हैं दर्शक, लेकिन इनका एक गाना हम आपको सुनाने वाले हैं, तो आइए एंजॉय करते हैं ये गाना। जी, तो आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल। सुलेखा जी हमारे साथ है। अभी आपने देखा इनका गाना और बहुत ही सुंदर वादियों में ये शूट हुआ है। इसके बारे में जानना चाहते हैं, ये कब शूट हुआ है और ये गाने के बारे में बताएं। मैम ये 2018 में वीडियो निकाला था, 18 की 19 में। जी जी। तो मैम बहुत इंजॉय किया था हमने इस वीडियो में जी। थोड़ा लोगों का ये मानना था कि आप सिंगिंग तो करते ही है और आप एक बार एक ऐसा वीडियो निकालो जिसमें आप खुद डांस करो। तो इस वीडियो में मैंने फुल एंजॉय किया है और वो तो आप देख ही रहे हैं। तो काफ़ी इसमें मस्तियाँ की है हम लोगों ने। जी जी। और लोकेशन भी ये बर्फीली जगह की थी। यस मैम, ये हरिपुर धार में हमने वीडियो शूट किया है। उस महामाई की कृपा भी बहुत है मैम। जितने भी मेरे वीडियो शूट हुए वो हरिपुर धार में हुए, माँ भंगानी जी के मंदिर में। तो जैसे एक यादें रहती है, जैसे आपने एक किस्सा सुनाया कि आप 2012 में आप ऑडिशन के लिए गए, पहला शूट भी आपने किया था। तो यादगार लम्हे आपसे जानना चाहते हैं कि बहुत मेमोरी आपको लगता है कि वो मेरे लिए यादगार लम्हा था जब मैंने ये किया था, और बाकी तो आप दिन ब दिन आप अच्छा करते ही आ रहे हैं। यस मैम। तो मैम फर्स्ट बार मैं कुरुक्षेत्र गई थी, उसके बाद 2013 में मैंने म्यूज़िक का अपना दिनचर्या जो है वो कर रही थी। फिर उसके बाद एक ऑडिशन दिया था मैंने हिमाचल उत्सव में सोलन में। तो मैम वो भी बहुत अच्छा रहा था। थोड़ा सा उसमें अपनी गलती की वजह से मैं जल्दी नहीं जा पाई ऑडिशन में। तो मैं रह गई थी पर थर्ड प्राइज़ उसमें मैंने जो जीता था वो ट्रॉफ़ी, आज भी मैं उस ट्रॉफ़ी को देख के बहुत मिस करती हूँ कि देखो मैंने फर्स्ट बार इस म्यूज़िक लाइन में कदम डाला था। तो मुझे
ये प्राइज मिला है। यस मैम। जी जी, ये यादगार लम्हे रहते हैं कहीं ना कहीं, और जब आपको कोई लोग पसंद करते हैं, आपकी आवाज़ को पसंद करते हैं, तो वो यादें हमारे साथ रह जाती है। तो आगे आने वाले समय में कौन कौन से आपके अभी एल्बम्स या फिर कोई सॉन्ग्स है जो आने वाले हैं? मैम अभी तो गाने वगैरह लिखवा रहे हैं और चाह रही हूँ कि अभी दीपावली से पहले हमारा कोई गाना निकले, तो कोशिश तो है मैम। तो जैसे आपने 2012 से शुरुआत की, उसके बाद कितने कितने गैप के बाद आप लगातार ये एल्बम्स वगैरह करती रही, शूट करते रहे, और कितना समय आपको लग जाता है इसमें? मैम मैंने फर्स्ट एल्बम 2016 में निकाला था, जो पहला मेरा एल्बम निकला है 16 में निकाला है। उसके बाद मैंने एक 18 में निकाला है, 19 में भी। उसके बाद नहीं निकाल पाई मैम, बीच में लॉकडाउन भी लगा, कुछ परिस्थिति ऐसी रही कि नहीं निकाल पाई। अब चाह रही हूँ कि अब निकालना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल हट चुकी हूँ, थोड़ा लाइव शो तो कर रही हूँ हर जगह पे, बट एक एल्बम नहीं निकाल पा रही हूँ अभी थोड़ा। और कितना समय जो आप रियाज, जिसे हम कहते हैं कि अपनी आवाज़ के लिए जो है रियाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपने अच्छा गाना है तो कितना समय आप अपने रियाज के लिए देते हैं, या समय दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, ये जानना चाहते हैं। मैम सुबह की दिनचर्या तो छोटे मोटे घर के कामों में लग जाती है, दिन में मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है, तो मैं 3 से 4 घंटे रियाज करती हूँ मैम। जी जी, अभी भी लगातार आप ये रियाज करते हैं? यस मैम जी। रियाज तो सबसे पहले मैम, रियाज है तो सब कुछ है। कहते हैं कि म्यूज़िक में जितना ज़्यादा आप रियाज करोगे उतना कम है। जी जी। तो जी, और जब आपने कहा कि 2016 में आपकी जो पहली एल्बम आई थी, उसके बारे में बताएं, उसका नाम और उसमें कितने गाने आपने गाए थे? मैंने 3 गाने निकाले मैम फर्स्ट एल्बम में। एक यही धारो दे गोरू, और दूसरा काजलो पानी, और ठंडा पानी मेरे क्या रो रहा। ये 3 मैंने गाने निकाले थे, तो मैम बहुत पसंद किए लोगों ने। हम भी आपसे ठंडे पानी की ही डिमांड करने वाले हैं, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं और सभी जो है वो इसी आशा में रहते हैं। जी। ठंडा पानी मेरे क्या रो रहा, आजा साजना धाने रुमणे। ठंडा पानी मेरे क्या रो रहा, आजा साजना धाने रुमणे। हो बुरा लागेना तेरे प्यारो रा, आजा बाठेना धाने रुमणे। बुरा लागेना तेरे प्यारो रा, आजा बाठेना धाने रुमणे। जी, तो अब आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि जो आपके ये गाने भी है वो आपने कहा कि लगभग हरिपुर धार के आसपास ही आपने शूट किए हैं, तो आपके गांव के बारे में जानना चाहते हैं। कैसा आपका गांव है, कैसा वहाँ का माहौल है, कैसा आपका बचपन रहा है? मेरा गांव मैम पझोता में पड़ता है, राजगढ़ पझोता। मेरा गांव बहुत प्यारा है मैम जी। ठंडी वादियाँ हैं वहाँ पे, और जहाँ मेरी मैरिज हुई है नाहन में, नाहन पोंटा मेरी शंभुवाला में मैरिज हुई है, वहाँ बहुत गर्मी है जी। तो मैं बहुत मिस करती हूँ अपने गांव को, जहाँ मेरा बचपन बीता है। तो मैं बहुत मिस करती हूँ। मेरे गांव में देवदार है जी, और ठंडी ठंडी हवाएं हैं, बहुत तो प्यारा सा गांव है, छोटा सा। आपने कहा था बचपन में आप भाई बहन सभी को शौक था, तो अभी क्या भाई बहन भी आपके इसी लाइन में से जुड़े हैं और करते रहते हैं म्यूजिक से जुड़ा कुछ कार्य? मैम सिस्टर पहले गाया करती थी, जो बड़े वाले सिस्टर है वो गाया करते थे, उनको बहुत ज़्यादा शौक था और बहुत अच्छी आवाज़ है उनकी भी, बट उन्होंने नहीं मैम उसके बाद किया, स्कूल के बाद छोड़ दिया। तो मैं ही एक हूँ फैमिली में जो म्यूज़िक लाइन में गई। फिर उसके बाद मेरे भाई छोटे वाले विशाल जी, वो भी बहुत अच्छा गाता है और वो भी इस चीज़ में मतलब इंटरेस्ट रखता है, तो म्यूज़िक लाइन में उसने भी अभी 2-3 गाने निकाले थे स्टार्टिंग में। उसके बाद थोड़ा सा हट गया है। तो अब जैसे आपने दोबारा शुरू करना है तो उन्हें भी आप साथ लेकर चलिए। बिल्कुल मैम, मैं उससे बहुत सपोर्ट करती हूँ। तो थोड़ा सा बाकी अपना अपना शौक होता है। दर्शकों तक एक और आपका गाना हम दिखाने वाले हैं, तो आइए देखते हैं आपका ये गाना। रे
जी। अब आपको जैसे कि हमने ये गाना देखा आपका, इसके बारे में जानना चाहते हैं कब ये शूट हुआ है और कहाँ की लोकेशन है? ये मैम चूड़धार पड़ता है, जी, नाम बिल्कुल। सुना होगा, जी, जी, जहाँ जी। भोलेनाथ जी विराजमान है जी। विराजमान है जी। जी। तो ये वहाँ वीडियो शूट हुआ है। बाकी कुछ हमने हरिपुरधार साइड के आसपास की मतलब सीनरी वगैरह ली है इसमें। जी, जी। तो ये पल भी बहुत जी, तो ब्यूटीफुल जैसे था। ये शूट वगैरह के लिए आप जाते हैं तो कितना समय लगता है आपको जब आप शूट पे जाते हैं, और जैसे कि आपने कहा कि एंजॉय भी आप करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैम टाइम तो काफ़ी लगता है। हम्म। मतलब एक गाने में 1-2 दिन लग जाते हैं अगर अच्छा वीडियो मतलब शूट करना है अच्छे लोकेशन का। जी। तो कुछ ये मेरे अपने गांव के जो पझोता जो गांव है जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, गढ़ोटी नाम है। जी। तो कुछ वहाँ के वीडियो शूट है इसमें, और कुछ हरिपुरधार और कुछ चूड़धार के थोड़े छोटे छोटे व्यूज़ लिए हमने। जी, तो जैसे अभी तो हमने बात की आपके लाइव जो ये आपने एल्बम्स बनाई है, रिकॉर्डिंग की है, जो आपकी लाइव परफॉर्मेंस रहती है उसके बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले कौन सी परफॉर्मेंस आपकी रही, और उसके बाद के बारे में भी बताएं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। सबसे पहले जब मैंने परफॉर्म किया था तो राजगढ़ बैसाखी मेले में किया था, ये 2013 का है। जी, जी। तो 2013 में मैंने अपना फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो होता है वो राजगढ़ से मिला है। राजगढ़ बैसाखी मेले में मैंने शो दिया था। जी। तो उसमें मेरे छोटे वाले ब्रदर और बड़े वाले सिस्टर भी थे। तो 2013 से स्टार्ट हुआ है मैम। जी, तो ये जो फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका रहा, लोकेलिटी आपकी कह सकते हैं हम बैसाखी, और कैसा लगा था, और जो क्राउड होता है उसके सामने परफॉर्म करना, उसके बारे में बताएं वो एक्सपीरियंस। मैम जब फर्स्ट बार मैंने परफॉर्म किया था तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मुझे एक तो म्यूजिशियन के साथ गाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, पता नहीं था। तो हम लोगों ने मतलब सिर्फ अपना जो साजवाज होता है, जो हारमोनियम होता है, ढोलक होता है, तो उसके साथ मैंने परफॉर्म किया था। जी, मैंने म्यूजिशियन के साथ नहीं परफॉर्म किया था। जी। जो ऑर्केस्ट्रा ऑलरेडी लगा होता है बिल्कुल, उसके साथ नहीं किया था। तो थोड़ा सा झिझक सी थी उस टाइम, तो थोड़ा सा होता है। लेकिन आपने कहा कि आपके साथ सिस्टर भी थी और ब्रदर भी थे साथ में। जी मैम, वो भी बैसाखी मेला देखने आए थे, तो मैं भी उनको दोनों को, मैं कहा चलो यादगार रह जाएगी ये भी। तो मैं उन दोनों को अपने साथ डांस के लिए ले गई थी, तो दोनों ने मेरे साथ डांस किया था। जी, तो एक स्पोर्ट जो होता है ना कि अपने साथ खड़े हैं, तो आप बिल्कुल। मतलब एनर्जी आपको मिल जाती है। जी मैम, और यादें भी रह जाती है मैम। वो वीडियो आज भी यूट्यूब पे है, तो बहुत अच्छा लगता है मैम जब देखते हैं हम उस चीज़ को। तो अब आपसे एक तो हम इसके बारे में और बातें करेंगे जो लाइव परफॉर्मेंस, लेकिन इससे पहले कोई आप अपने पसंद का गाना, जैसे आपने एक पहाड़ी भी बताया था कि वो आपको बचपन से ही पसंद था, ऐसे ही कोई और आपके जो लाइफ से जुड़ा हो और हमेशा दिल के करीब हो? सबसे पहले मैम मैं एक गाना तो सुना भी चुकी हूँ, दारो दे गोरू, वो मेरा बहुत फेवरेट रहा है। हुंदे बेशण के ओडी का हो साथी घूमना था शिमला बाजार, जलेबी खानी ना थो भाई री, जलेबी खानी ना थो भाई री, जलेबी खानी ना थो भाई री, जलेबी खानी ना थो भाई री। ये गाना मैं बहुत गाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये गाना उनका एक और भी है मैम, मुझे याद नहीं आ रहा है। जी। जी, काफी सारे गाने हैं मैम उनके जो मतलब आप गीता भारद्वाज के गाने आपको ज्यादा पसंद रहते हैं। और भी जैसे अभी जैसा आपने कहा, तभी मुझे लगा कि जैसे सिंगर्स होते हैं तो आपके भी पसंदीदा रहते होंगे, किसको आप ज़्यादा एडमायर करते हैं, किसको सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं हम कि भी उनकी तरह बनने की कोशिश भी आप ये कह सकते हैं? मैम सबसे अच्छे मुझे लाइव में जो पसंद है वो गीता भारद्वाज जी है। मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, उनकी आवाज़ को। उनकी जो लाइव परफॉर्मेंस होती है मैम, वो बहुत अच्छा गाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी उनकी तरह अपने आप को निखारना चाहती हूँ, उनकी तरह मैं भी गाऊँ। जी, तो मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ मैम। जी। उसके बाद जैसे आपने बैसाखी की बात हम कर रहे थे, उसके बाद लगातार क्या आप लाइव परफॉर्मेंस करती रहती है? यस मैम, उसके बाद मैं लाइव ही परफॉर्म करती रहती हूँ। दूसरा जो मेरा शो रहा था वो हमारे देवटी मझगांव पड़ता है, वहाँ परफॉर्म किया था। उसके बाद मैं रोहड़ू गई थी,
वहाँ भी मैंने परफॉर्म किया। उसके बाद तो हर जगह पे बहुत दूर दूर जाना होता है मैम, बहुत सारे राज्यों में परफॉर्म किया है। जी जी। तो उसके लिए जैसे आपको बिजी शेड्यूल रहता है, तो उसके लिए समय कितना निकाल पाते हैं आप? जब क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि दूसरे जगह आपने जाना है तो समय भी लगेगा, और कैसा वो शेड्यूल रहता है? मैम मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनकी बदौलत से आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्होंने मुझे मतलब जो इस म्यूज़िक लाइन में जाने का मौका दिया है और मुझे भेजते रहते। मैक्सिमम ऐसा होता है कि मैरिज के बाद इन चीज़ों को नहीं करने दिया जाता है, तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। वो खुद भी म्यूज़िक लाइन में है, खुद भी बच्चों को म्यूज़िक सिखाते हैं, म्यूज़िक टीचर भी है नाहन में। जी। और बाकी हंसराज रघुवंशी बाबा जी जो है उनके साथ मेरे हस्बैंड जाते हैं, रहते हैं उनके साथ। तो मैम वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और जब भी कभी मेरा कहीं जाना होता है तो वो घर में थोड़ा सा जो होता है बेबी को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो हस्बैंड को वो थोड़ा सा कोऑपरेट करते हैं। जब वो जाते तो मुझे तो चलो करना ही है, क्योंकि मैं तो एक हाउसवाइफ भी हूँ। और जी। तो बेबी के बारे में बताएं, कितना बड़ा है और कैसे मैनेज होता है फिर बच्चों के साथ रियाज भी? और बिल्कुल मैम, बेटा मेरा 9 साल का है जी, और उसे भी मतलब म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक है। जब वो छोटा सा था मैम, मैं थोड़ी सी उसके बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगी। जब वो 2-3 साल का था तो जब भी मैं उसको मायके लेके जाती थी, आते हुए उसने पूरी बस में मतलब सभी लोगों को मतलब बिल्कुल इम्प्रेस कर देना अपनी साइड को। वो पूरी बस में सारे गामा-पा गाया करता था। उसे मतलब बहुत ज़्यादा शौक था। अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है मैम, सुनता है सब कुछ, मतलब वो अच्छे से महसूस भी करता है और गाता भी है वैसे ही, बट थोड़ा शर्म सी करने लगा है। जी, वो तो समय के साथ होता है। और लेकिन जो ये आप कह रहे हैं कि उसमें बाय बर्थ जो ये गुण है, सुरों की पहचान है, तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके उसको निखार उसमें आएगा, और थोड़ा सा रियाज के साथ साथ उसे जी मैम उसे कोशिश करवाते हैं हम लोग, प्रैक्टिस भी करवाते रहते हैं। बाकी आगे देखते हैं, वो तो अपना फिर शौक भी है। और इससे पहले कि हम आपकी आवाज़ में कोई गाना सुने, दर्शकों को पहले आपका ये गाना हम दिखाना चाहते हैं, तो आइए देखते हैं ये गाना। लगा छोड़ने राचा धारो पंदे कुण जोरेगा हम लगा छोड़ने राचा धारो पंदे कुण जोरेगा हम लगा छोड़ने राचा धारो पंदे कुण जोरेगा तारो बंदे कुण जोरे गाओ हम लगा सुनने राजाओ
नमस्ते हिमाचल, आप देख रहे हैं और सुलेखा जी हमारे साथ है जो कि फोक आर्टिस्ट है और अभी आपने उनकी आवाज़ में इतने सारे गाने देखे हैं और उनकी आवाज़ भी आप सुन पा रहे हैं, इतनी मधुर आवाज़ आपकी है। इस गाने के बारे में बताएं दर्शकों को कि कहाँ शूट हुआ है, कब ये शूट किया गया था? ये 2019 में ही शूट हुआ है मैम, और ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद किया लोगों ने। इसी गाने से मेरी पहचान बनी है। हमो लगा छोड़नेरा चाओ बहुत सुना लोगों ने। जब भी कभी मैं कहीं लाइव परफॉर्म करती हूँ तो सबसे पहले ये गाना ज़रूर होता है, और एक वो धारो दे गोरू। ये दो गाने, वैसे तो सारे गाने काफ़ी पसंद किए लोगों ने, बट ये एक जी। और जैसे आप लाइव परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं तो अलग अलग जगह पे जब आपने जाना होता है तो वहाँ, जैसे आपने पहले एक्सपीरियंस की बात की कि बैसाखी, तो बाहर जब आप जाते हैं तो वहाँ क्राउड्स थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लोग भी डिफरेंट होते हैं, तो उसके बारे में बताएं। मैम मुझे क्राउड चाहे जितना मर्जी हो, मुझे अब बिल्कुल भी मतलब झिझक नहीं होता है। मुझे मज़ा आता है गाने में। जब भी मैं कहीं भी परफॉर्म करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे पहले होता था स्टार्टिंग में, थोड़ा सा म्यूजिशियन के साथ इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, मतलब गाने का और उनके साथ बैठ के वो परफॉर्म करने का। तो अब तो मतलब थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है और झिझक तो बिल्कुल भी नहीं आती है। तो जब हम ये एक्सपीरियंस गेन करते हैं इतने लंबे समय से, चाहे फिर रिकॉर्डिंग का हो या लाइव का, तो कैसा महसूस होता है कि नहीं उस समय देखो मुझे कैसे नर्वसनेस होती थी, आज के समय में ऐसा, तो वो एक्सपीरियंस देख के कैसा लगता है, या फिर अभी भी ये लगता है कि नहीं मुझे और भी सीखते रहना है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैं आज भी ये चाहती हूँ, देखो एल्बम काफ़ी समय से पब्लिक भी कह रही है, लोग भी कह रहे हैं कि आप एल्बम निकालो। तो मैम थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि एल्बम तो हर कोई निकाल लेता है, बट एक जो लाइव का होना है वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहती हूँ मैम कि मैं बहुत अच्छा करूँ, जो लाइव है मेरा लाइव अच्छा होना चाहिए। जी। हाँ, क्योंकि आज के समय में परफॉर्मेंस जब आपको लाइव लोग देखते हैं तो एक पहचान ज़्यादा बन जाती है। बिल्कुल मैम, और लाइव ही मैं अच्छा करना चाहती हूँ। एल्बम तो चलो जब टाइम लगेगा तो निकालते रहेंगे। तो पहाड़ी के अलावा भी आप गाना पसंद करती है? किस तरह के गाने आपको पसंद है? स्टार्टिंग में मैम जब मैं स्कूल टाइम में गाया करती थी तो उस टाइम तो मुझे सैड सॉन्ग और नए ज़माने के गाने अच्छे लगते थे, बट जब से म्यूज़िक सीखा है तो पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपके दिल के करीब कोई गाना हो वो आपसे सुनना चाहते हैं? बिल्कुल जी। कोई किसी को चाहे तो क्यों गुनाह समझते हैं लोग, कोई किसी की खातिर तड़फे अगर तो हंसते हैं लोग। बेगाना आलम है सारा, यहाँ तो कोई हमारा दर्द नहीं पहचाने हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं। पत्ता पत्ता। जी, बहुत खूब। तो जैसे सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, आपने एक बार परफॉर्म भी किया था जिसमें आपने प्राइज़ लिया है, इस तरह के और कंपटीशन में भी आप पार्टिसिपेट करती आई हैं या कभी ऑडिशन वगैरह दिए हो? मैम जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी उससे पहले हिमाचल उत्सव में परफॉर्म किया था। उसके बाद मैंने एक ऑडिशन गुरु शिष्य परंपरा पे दिया था, सोलन में ये ऑडिशन हुआ था। तो मैम इसमें मैं सेकंड आई थी, मुझे 7,000 प्राइज़ भी मिला था। तो मैम वो खुशी का पल मैं आज भी बहुत मिस करती हूँ। हम लोग ऊना साइड परफॉर्म करने गए थे, कुछ टीम को भेजा था उस साइड को, सरकारी ही प्रोग्राम था कोई, तो मैं टीम में गई थी। तो वहाँ से मैं दिन भर शो करके वापस आई, नाइट में स्टे किया सोलन में, और दूसरे दिन मैंने वो ऑडिशन दिया था। तो उस ऑडिशन में मैं सेकंड आई थी। तो मुझे वो पल भी बहुत मिस है मैम, बहुत मिस करती हूँ उस पल को। बहुत अच्छा लगता है कि देखो मैंने फर्स्ट बार परफॉर्म किया और मैं सेकंड आई और मुझे वहाँ से प्राइज़ भी मिला।
क्योंकि कहीं ना कहीं एक एल्बम निकालना या फिर लाइव परफॉर्म करना अलग बात होती है, और लोगों के साथ कंपटीशन करना एक अलग इशू हो जाता है, और उसमें जब आपको प्राइज़ मिलता है तो शायद लगता है कि नहीं हम अच्छा गाते हैं। बिल्कुल जी। और आगे भी क्या आपको लगता है कि आप इस तरह की चीज़ें, जैसे आपने कहा कि लाइव मुझे ज़्यादा करना है, और एल्बम और ऑडिशन या फिर ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते रहेंगे? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। एल्बम का तो मैं कह नहीं सकती, थोड़ा बहुत जितना होगा, क्योंकि मैम थोड़ा कुछ हालात भी ऐसे हैं। और जो लाइव परफॉर्म का है मैम, उसके लिए तो मैं दिल से कहती हूँ कि मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगी कि मेरा जो लाइव है वो अच्छा होना चाहिए। एल्बम तो चलो निकालती रहूँगी जब जब। जी। तो और भी अगर कोई लड़कियां गाना चाहती है या फिर गाने का शौक़ रखती है, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं कि कितना अपने आप को झोंकना पड़ता है, कितना रियाज़ करना पड़ता है, कितना सीखने की ज़रूरत होती है संगीत को? क्योंकि आपको आपकी आवाज़ में निखार हो सकता है, लेकिन सीखने के बाद और वो निखार बढ़ जाता है। बिल्कुल मैम, मैंने पहले भी कहा स्टार्टिंग में कि कहते हैं कि जो आवाज़ है वो सबको दी है भगवान ने, बट गॉड गिफ्ट किसी किसी को होता है। तो कहते हैं कि जिसको गॉड गिफ्ट है उसको अपने आप को तराशना चाहिए। और म्यूज़िक को मतलब वो हम लोग इतना लाइटली लेते हैं कि यार कुछ नहीं है, हम भी गा लेंगे, हम भी गा लेंगे, मतलब कहते हैं, बट बहुत टफ होता है मैम। गायकी हर किसी के बस का नहीं है। इसके लिए रियाज बहुत ज़रूरी है मैम, और रियाज इतना ज़्यादा चाहिए अगर अपनी आवाज़ को निखारना है, बहुत ज़्यादा रियाज चाहिए होता है। तो मैं सभी को यही मैसेज देना चाहूँगी, जो भी नई लड़कियाँ इस म्यूज़िक लाइन में ढलना चाहती है, तो मैं चाहती हूँ कि वो रियाज इतना ज़्यादा करे कि बहुत ज़्यादा। और ये कहा भी जाता है कि अगर कोई रियाज़ करता है और जो तालमेल होता है सुरों के साथ, अगर वो रहे तभी आप लोगों के जो दिल तक जो आवाज़ आती है वो पहुंचा सकते हैं। नहीं तो जैसे आपने कहा कि गाना तो कोई भी गा सकते हैं। तो जब आपने शुरुआत की सीखने की, आपने कहा कि मुझे पहले सुर नहीं आते थे, तो उसके बाद कितना समय आपको लगा कि वो निखार आप में आया, और जो आपके गुरु हैं उन्होंने भी आपको सराहा कि नहीं अब आपको वो समझ आ चुकी है? हम काफ़ी टाइम लगा मुझे, फर्स्ट ईयर कर ली थी, 2 साल तो ये समझो कि मुझे अलंकार भी अच्छे से नहीं आते थे, थोड़ा बहुत करते करते फिर जब हस्बैंड के पास मैंने सीखा तो असली ज्ञान तो मुझे वहाँ से प्राप्त हुआ कि अलंकार को कैसे वो मतलब गाना चाहिए। उस टाइम ऐसा था मैम कि थोड़ी घर की परिस्थितियाँ भी बिल्कुल ख़राब थी। मैं छोटी सी एक फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मतलब हम लोग बहुत गरीब थे। तो मेरा जो एक जीवन साथी जो मैं कहूँगी मैम, वो रेडियो रहा है जी। मैं जब छोटी सी थी, मेरे पापा आज भी रेडियो सुनते हैं और उस वक्त भी रेडियो सुनते थे। तो मैं क्या करती थी कि जब हमारे जैसे बोर्ड की क्लासेस होती है, जैसे 8th हो गया, 10th हो गया, तो मैंने क्या करना कि सुबह 4-5 बजे उठ के साथ में रेडियो रखना और एक साइड को मैंने पढ़ाई लिखाई करनी है। तो जब उसमें कोई जैसे भजन आता था, अच्छा मैं भजन भी बहुत अच्छे मतलब पसंद करती थी उस टाइम, हिंदी भजन ही। अब तो थोड़ा सा झिझक भी होता है गाने में, क्योंकि लगता है कि पता नहीं सुर नहीं लगेगा। उस टाइम तो पूरा कॉन्फिडेंस होता था कि नहीं मैं बिल्कुल टिकटॉक वैसे ही गाना। और जैसे ही अच्छा भजन आएगा मैं पढ़ाई छोड़ देती थी, मैं अपना वो लिखने में लग जाती थी, मैं वो भजन लिख लेती थी। मेरा सबसे फेवरेट जो भजन है वो तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, तो मैं थोड़ा सा गुनगुना के सुनाना चाहूंगी। राम नाम सोही जानिए, जो रमता सकल महान, घट घट में जो रम रहा उसको राम पहचान। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार रे, बेड़ा पार रे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे।
काहे को करे रे, काहे को करे, काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। बहुत खूब। ये भजन मैं गाया करती थी मैम, और आज भी जब भी कहीं परफॉर्म होता है तो सबसे पहले इस गाने को जरूर गवाते, इस भजन को। और कहीं ना कहीं इस भजन के साथ आपको उम्मीद भी थी, जैसा आप बोलते हैं कि पढ़ाई करते हुए इस गाने को आप लिखती थी, इस भजन को आप गुनगुनाती थी, तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी आपके मन में भी कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। जैसा आप कहते हैं कि बचपन में आप सोचते थे कि कभी काश मैं भी गा पाऊँ, कभी परफॉर्म कर पाऊँ, तो ये उम्मीद आपकी बनी रही और इस गाने के माध्यम से ये आपकी जो नैया है वो पार भी लगी है। बिल्कुल मैम जी। तो मेरे मदर फादर मुझे बहुत डांटा करते थे कि तू पढ़ाई कर रही है कि गाने लिख रही है, अगर तू फेल होगी ना तो तुझे मतलब बहुत मार पड़ेगी, फेल होएगी तब लगेगा पता। फिर मैं मैम चुपचाप सोचती रहती थी चलो कोई बात नहीं, अब पढ़ाई भी करनी है, जो अपना शौक है वो भी। मुझे पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना मुझे म्यूजिक में था। बिल्कुल, लेकिन समय जो होता है ना कि दोनों चीज़ें साथ लेके चलनी पड़ती है, क्योंकि पढ़ाई की अपना महत्व रहता है और म्यूज़िक का तो अपना महत्व है ही है, और काम हमें वही करना चाहिए जो हमें शौक होता है। अगर हम उसके अलावा, अगर आप म्यूज़िक के अलावा कौन से शौक आपको रहते हैं? मैं मुझे खेती बाड़ी करना बहुत अच्छा लगता है, घर के सारे काम करने अच्छे लगते। मेरे ससुराल में तो इतना काम नहीं होता है मैम। जब भी मैं मायके जाती हूँ तो मैं मम्मा के साथ घास काटना पसंद करती हूँ, खेतों में काम करना पसंद करती हूँ। मुझे काम नहीं करने देते घर पे, बट मुझे पसंद है। मैं मम्मी को ज़बरदस्ती बोलती हूँ कि नहीं मुझे आपके साथ घास काटना है, खेतों में काम करना है। तो मुझे सारा काम, मतलब हर एक शौक है, हर काम करना अच्छा लगता है। बुनाई, सिलाई, हर चीज़ अच्छा लगता है। जब घर पे फ्री होती तो फ्री टाइम में कुछ ना कुछ जी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसके अलावा भी आपके मतलब इतने सारे शौक है, और साथ में म्यूज़िक तो आपका एक हॉबी और करियर है ही है। तो अब दर्शकों को हम चाहते हैं कि जाते जाते आप नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में अपनी आवाज़ के साथ हम उन्हें छोड़े जाना चाहते हैं, ताकि वो आपकी जो ये आवाज़ है दिन भर उनके जहन में घूमती रहे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बोलो घोरो गाँव का बेनिरगवे, पिपड़ोरा बुटो सोरी माई ये बेनिरगवे, पिपड़ोरा बुटो। बोलो घोरो गाँव का बेनिरगवे, पिपड़ोरा बुटो सोरी माई ये बेनिरगवे, पिपड़ोरा बुटो। बोलो मुखे सिमेला पे रोशन लाला, सिलकोरा सुटो सोरी माई ये बेनिरगवे, सिलकोरा सुटो। बोलो एरी सिमेला बेसोदरे रोशना, फिट पाए दा गोटा हाय सोरी माई ये बेनिरगवे,